खुलासा रिवीलिंग द फैक्ट्स। मैं पहले आईटी सेक्टर में था अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? और ऑटो लोन सेक्टर में जो है मैंने लगभग 5 साल काम किया है। अच्छा, मतलब आपने पहले कारें दिलवाई फिर उसके बाद घर दिलवाए? घर जो खरीदता है शर्मा जी, कोई भी व्यक्ति, वो उसके अरमान होते हैं, उसका ड्रीम होता है और वो किसी एक व्यक्ति को चुनता है कि जिसके साथ या जिसके माध्यम से वो घर खरीदना चाहता है। तो वो एक रिलेशन डेवलप होना और एक विश्वास डेवलप करना, अपने आप को उनका बनाओ और उनको अपना बनाओ। तो इसमें कितने की आमदनी हुई स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग में हमारी आमदनी हुई थी 5,000 रुपए की, क्योंकि 5 लाख रुपए का वो फ्लैट था। अच्छा, 1% हमने कमीशन लिया था उससे, तो 5,000 रुपए की हमारी पहली आमदनी हुई थी। नहीं तो उनको इनिशियली plots आपके पास लिए। जो क्लाइंट आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? कहीं आप एडवर्टाइज करते थे? नहीं, उस समय एडवर्टाइजमेंट का जमाना नहीं था। किसी को कोई पोर्टल नहीं पता था, ना कोई मैजिक ब्रिक पोर्टल था, ना कोई 99 पोर्टल था, कोई भी पोर्टल नहीं था। कच्चा लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो मैंने 54 लाख रुपया अपना सेलर मिला को दे करके दिया और 10 लाख रुपए उनके मिला के 64 लाख रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए की डील मैंने कर ली उस समय पे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जब वो डील कर ली तो 2 दिन के बाद जिन्होंने 10 लाख रुपए दिया था वो सब गायब हो गए, सबकी फ़ोन बंद हो गए। तो 54 लाख रुपए मैंने अपने भी दे दिए। तब जाके मुझे ये पता चला कि जिस रेट में मैंने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया है वहाँ तो रेट ही आधा है। मतलब अगर आप 6 करोड़ रुपए दे भी देते तभी आप 3 करोड़ के घाटे में थे। आज हम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो आप 2 महीने में क्या दिला देते? अभी प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए वो परी चौक से पहले रहे, क्योंकि वहाँ आपको लैंड तो मिल जाएगी यमुना एक्सप्रेस वे पे, बट वो जो आप लग्जरियस कह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। एक गौड़ ही ऐसी टाउनशिप है जिसके अंदर हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी सब कुछ है। कोई लोग चाहते हैं कि आज के दिन में ही शिफ्ट करना है या आज के दिन में ही रहना शुरू कर दें, तो गौड़ में जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बढ़िया है, सस्ता है और अच्छा है। जैसे कि कोई किसान कोटे वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनका कि नक्शा जो है अभी आ गया होता है, किसी का नक्शा नहीं आया होता है। तो किस किस किस्म की डील्स हैं जो, और उनके लिए कैसे कैसे प्रोसीड करना होता है? देखिए, अथॉरिटी में आपको 2 ही प्रकार के प्लॉट मिलेंगे, एक किसान कोटा और एक जनरल। किसान कोटा के प्लॉट वो प्लॉट होते हैं जो किसान वहाँ पर जिनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है और जिसको एक्वायर किया जाता है, जितना उसकी ज़मीन होगी उसको उतने % आगे जीवन जीने के लिए, रहने के लिए उसको दे दिया जाता है। तो जो किसान कोटे वाले प्लॉट सस्ते मिलते हैं या जनरल कोटे वाले सस्ते मिलते हैं? किसान कोटे वाले सस्ते मिलते हैं। मैंने आज तक ना तो कभी कच्ची कॉलोनियों में काम किया है और ना मैं कभी करना चाहूँगा। कारण इसका ये है, खुलासा रिवीलिंग द फैक्ट्स। आज रियल्टी पंडित में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारे रियल एस्टेट के इनिशियल गुरु, जिनका नाम है मिस्टर जितेंद्र कौशिक। जितेंद्र कौशिक जी महान हस्ती हैं गाजियाबाद की, और इनकी छत्र छाया में हमने रियल एस्टेट में बहुत कुछ सीखा है। और आज उनके कुछ जो गुरु मंत्र हैं और जो इनकी लाइफ की इनसाइड स्टोरी है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आज हम कुछ प्रकाश डालें और साथ में इनसे वो बातें सीखें जो कि हमारे को अपने जो प्रोफेशन में बहुत काम आने वाली हैं। तो वेलकम सर। नमस्कार। आपने बहुत टाइम निकाला आज, और बहुत बिजी रहते हो आप, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हो गए। तो जितेंद्र जी, मुझे ये बताएं कि शुरू से ही आप रियल एस्टेट में थे या मतलब कहीं से एक्सीडेंटली आ गए? नहीं, रियल एस्टेट में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ। अच्छा, मैं पहले आईटी सेक्टर में था अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? और एज ए फैकल्टी मैंने जॉब की है वेरी गुड। 2 से 2.5 साल। अच्छा जी। उसके बाद कुछ लोग मेरे मित्र थे, जैसे आप हैं वैसे ही मेरे दोस्त थे, जी। वो कार लोन का काम करते थे। ओके। तो ऑटो लोन सेक्टर में जो है मैंने लगभग 5 साल काम किया है। अच्छा, मतलब आपने पहले कारें दिलवाई फिर उसके बाद घर दिलवाए? उसके बाद हाँ, पहले मैंने कारें दिलवाई, उसके बाद मैं घरों की तरफ बढ़ा हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, 5 साल लगभग ऑटो लोन का काम करने के बाद जी जब मैं वैशाली आया, जी। वैशाली में 2004 में आया था, हम्म। तब मुझे लगा कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा और बहुत वाइड सेक्टर है, बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। इसमें काम करना चाहिए। जी।
क्योंकि रियल एस्टेट वाला पहला जो पैटर्न होता था रियल एस्टेट में काम करने वालों का, वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता था। ओके। लोग नॉन नहीं होते थे। हाँ, बड़ा ऐसे ही नॉर्मल सा ही रहता था ऐसे ही प्रोग्राम। छोटी छोटी गलियों में छोटी जी, छोटी जी। कॉलोनियों में काम करने वाले लोग होते थे। हम्म, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि भाई इसको थोड़ा स्प्रेड किया जाए, एक अच्छे तरीके से किया जाए। वेरी गुड। तो फिर वैशाली आने के बाद यही शुरुआत हुई और यहाँ पर पता लगा कि भाई बिल्डर फ्लैट्स यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं और जो कॉलोनाइजर हैं वो कॉलोनी भी काटते हैं। उस हिसाब से अपना एक बिजनेस के वॉल्यूम मतलब को आपको ज्यादा बढ़ाया मजा जाए। जो है वो रियल एस्टेट में आने लग गया। हाँ, फिर धीरे धीरे यहाँ से जब शुरुआत हुई 2004 से, अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके अपना रियल एस्टेट में हमें कुछ अच्छा लगने लगा वेरी गुड। और हमने कई बिल्डर्स के साथ काम किया जिसमें हमने बहुत सारी बुकिंग की और बिल्डर्स ने भी हमारा साथ दिया, हम बिल्डर के साथ रहे। वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया जी। और जिस तरह की आपने रियल एस्टेट में अपना कदम रखा, तो स्टार्टिंग में जो आपकी शुरुआती डील्स हुई, तो उसी टाइम पे आपने सोच लिया कि अब यही करना है, या स्टार्टिंग में आप पैरेलली कुछ और करते रहे? नहीं, देखिए ये बिज़नेस जो है कैसा बिज़नेस है जिसमें लोगों से मिलने के बाद आपको लगता है कि यार और लोगों से मिलना चाहिए और अपने आप को उनका बनाओ और उनको अपना बनाओ। बहुत ही एक बढ़िया बात। बहुत रिलेशंस को डेवलप करने वाला बिजनेस है। क्योंकि देखिए घर जो खरीदता है शर्मा जी, कोई भी व्यक्ति, वो उसके अरमान होते हैं, उसका ड्रीम होता है और वो किसी एक व्यक्ति को चुनता है कि जिसके साथ या जिसके माध्यम से वो घर खरीदना चाहता है। तो वो एक रिलेशन डेवलप होना और एक विश्वास डेवलप करना वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि यार ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें लोगों से 1 to 1 हम कम्युनिकेट करते हैं, 1 to 1 हम रिलेशन डेवलप करते हैं और ये रिलेशन आगे चल के जो है ना बहुत मजबूत होते हैं। तो जिस तरह आपकी पहली डील हुई, तो पहली डील कैसे हुई आपकी? पहली डील तो मेरी अनफॉर्चुनेटली हुई, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे अभी बताया कि भाई हम ऑटो लोन का काम करते थे, साथ साथ हम लोग होम लोन का काम भी करते थे। ओके। तो ऑफिस मैंने जो है ना मेन रोड अपने रामप्रस्था ग्रीन के सामने ही मैंने ऑफिस लिया अपना। जी। तो वहाँ जब मैं अपनी फाइलें तैयार कर रहा था लोन के लिए, ऑफिस में बैठा था, क्योंकि पहले ये जो है ना कॉम्पैक्ट ऑफिस का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं था, ओपन शॉप ही हुआ करती थी। तो एक सज्जन आए और उन्होंने कहा भाई हमें एक फ्लैट की आवश्यकता है, तो आप हमें फ्लैट दिलाइए। जी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये फ्लैट मांग रहा है हमसे। तो फिर सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी को मकान चाहिए तो मकान देंगे। वेरी गुड। तो लड़के को मैंने बोला जाओ बेटे दिखा के लाओ। अच्छा। तो दिखा के लाए तो उनको ठीक लगा, पसंद आ गया, तो हमारी डील हो गई। मतलब आपने फर्स्ट बॉल पे ही छक्का मार दिया? हाँ, पहला ही कस्टमर मेरे पास आया था। अच्छा। उसको सिर्फ 2 ही फ्लैट दिखाए थे, वेरी गुड। उसको पसंद आ गया था, उसने ले लिया था। तो इसमें कितने की आमदनी हुई स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग में हमारी आमदनी हुई थी 5,000 रुपये की, वेरी गुड। क्योंकि 5 लाख रुपए का वो फ्लैट था। अच्छा। 1% हमने कमीशन लिया था उससे, वेरी गुड। तो 5,000 रुपये की हमारी पहली आमदनी हुई थी। मतलब 5,000 रुपए की आपने जो है पहली कमीशन कमाई। हाँ जी। फिर उसके बाद अगले दिन से काम छोड़ दिया? नहीं, काम नहीं छोड़ा जी। फिर तो ये लगा कि यार ठीक है, जी। इस काम को भी साथ साथ करना चाहिए। अच्छा। तो उस काम को हमने आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे लोग आते रहे, फ्लैट्स उनको देते रहे। कुछ फिर बिल्डर से भी संपर्क हुआ, क्योंकि नए नए यहाँ पर बिल्डर आने लगे थे। नहीं, तो इनिशियली आपके पास जो क्लाइंट आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? कहीं आप एडवर्टाइज करते थे? नहीं, उस समय एडवर्टाइजमेंट का जमाना नहीं था। अच्छा। किसी को कोई पोर्टल नहीं पता था, ना कोई मैजिक ब्रिक पोर्टल था, ना कोई 99 पोर्टल था, कोई भी पोर्टल नहीं था। अच्छा। हाँ, जो एक रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं थे। अच्छा। वो 1 to 1 ही लोग आते थे, मार्केट में आते थे, रियल एस्टेट एजेंट्स को ढूंढते थे। अच्छा, तो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी इतनी हो गई कि आपके पास लोग आते हाँ, थे? धीरे धीरे वो जाके आगे बढ़ने लगी। अच्छा। फिर उसके बाद हमने पैकेजेज लिए। अच्छा। तब स्टार्ट हुए 2009-2010 के आसपास। उससे पहले पोर्टल्स नहीं थे। तो अब जिस तरह आप रियल एस्टेट में आपने कदम रखा, तो उसके बाद से कार लोन वगैरह का काम आपने छोड़ दिया या वो करते रहे साथ में? नहीं, कार लोन तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। जब मैं वैशाली आया था तो मैं होम लोन कर रहा था। अच्छा। तो होम लोन मेरा चलता रहा 2012-13 तक। अच्छा।
और साइमल्टेनियसली आप जो है फिर मैं रियल एस्टेट में फुल फ्लैश आ गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, तो आपने फिर उसके बाद बिल्डर्स के साथ में काम करा, जी। तो कौन कौन से बिल्डर्स ऐसे रहे जो कि जिन्होंने अच्छा आपके वो मतलब जिनके साथ में डील करना अच्छा लगा आपको और ज़्यादा देखो, आपने माल मेन बेचा मैंने उनका? प्रोजेक्ट जो है वो Cloud9 के नाम से है, वैशाली में और इंदिरापुरम में। जी, उसके जो ऋषभ एमडी है बिल्डर्स का। ऋषभ ग्रुप का, जी 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 मिस्टर संजीव जैन, जी। उनके साथ मैंने बहुत 2008 से लेके और 2016-17 तक मैंने काम किया। बहुत लंबा टाइम काम किया उनके साथ और मुझे बहुत मज़ा आया। कभी भी बिल्डर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वेरी गुड। कभी भी मेरे किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई भी तो उसके रिजॉल्व की लिए गई रिजॉल्व करने के और लिए कमीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमीशन में प्रॉब्लम ये नहीं सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, उन्होंने जी। टाइम से पहले कमीशन दिया। वेरी गुड, इनफैक्ट चेक बना करके ये कहते थे कि आप अपना बिल लगा दो, आपका चेक बन चुका है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन से बिल्डर्स रहे जो कि आपकी गुड बुक्स में रहे? देखिए, एक रामप्रस्था बिल्डर है अच्छा। जो मेरी गुड बुक्स में है, बट मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया उनके साथ फ्रेश का। रीसेल मैंने बहुत किया उसका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कौशिक जी कि एक तरफ फ्रेश बुकिंग है, रीसेल है, रिनोवेशंस हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बीच में मतलब आपका फेवरेट क्या रहा? बट देखिए, ये तीनों ही सेगमेंट अलग अलग हैं और जो रियल एस्टेट एजेंट जिस सेक्टर में या जिस फील्ड में काम करना चाहता है, जिस सेगमेंट पे काम करना चाहता है, उस पे वो करे। तीनों ही अपने आप में मज़ेदार हैं। आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया रहा? तो मेरे लिए सबसे बढ़िया रहा जो फ्रेश बुकिंग वाला है। तो फ्रेश बुकिंग में मतलब जैसे आपने Cloud9 का करा या आपने रामप्रस्था रील्स का करा, तो इसमें आपको ज़्यादा आसानी लगी या जो रीसेल का काम है उसमें ज़्यादा आसानी लगी? देखिए, आसान कुछ नहीं होता जी कि आसान होता है। हर काम को करने के लिए एक अलग से आपको पूरा अपना सेटअप तैयार करना पड़ता है, तभी आप उसमें सक्सेस होते हो। ओके। ऐसा नहीं है कि आज हम बैठे और हमने सोच लिया कि हम फ्रेश का काम करेंगे तो कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जी। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वेरी गुड। तब जा कर के आप सक्सेस होते हो। चाहे वो रीसेल का काम बिल्डर फ्लैट्स का है, चाहे आप प्लॉट्स का काम कर लीजिए, चाहे आप इसका फ्रेश का काम कर लीजिए, जो फ्रेश बुकिंग का काम है। जी जी जी। कुछ भी कर लीजिए, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जिस तरह आपने पोर्टल्स का इस्तेमाल किया या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का इस्तेमाल किया, तो जिस तरह आज के दिन में कोई एक नया प्रॉपर्टी डीलर मार्केट के बीच में आता है, तो आपको आप क्या उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि भी उसको इस तरीके से काम शुरू करे तो उसका काम ज़रा जल्दी चल जाए? देखिए, एक नए प्रॉपर्टी डीलर को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि जिस एरिया में या जिस सेगमेंट पे वो काम करना चाहता है, जी। सबसे पहले उसको वो स्टडी करे, एनालाइज करे, ओके। उस एरिया को पूरा देखे हम्म। कि यहाँ पर किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, जी किस किस तरह के क्या क्या सेगमेंट है, क्या टिकट साइज़ है, जी कि भाई 5 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है। टिकट साइज से मतलब ये। उसके बाद वहाँ जो कंसर्न अथॉरिटी है जी उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, उन पे वो ध्यान दे। और अगर खुद नहीं पता है तो किसी सीनियर के साथ में सीनियर जुड़ के कंसल्ट काम करे, करेगा। जी है ना, या किसी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है, जी कुछ दिन उनके साथ मिलके काम करे, जी। तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कुछ एरिया का, तब तक वो डील कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात है। कस्टमर को समझाना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जी। दोनों ही चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। तो कौशिक जी, जैसे कि क्या होता है कि हम सब लोग मार्केट में काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ में भी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि उनका नुकसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह कुछ स्कैमर्स मार्केट के बीच में काम कर रहे होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो जैसा मुझे शायद सुनने में आया कि आपके साथ में भी एक घटना घटी और आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ,
तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं ज़रूर बताऊंगा, जी क्योंकि ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जी ठीक है, ये एक्सपीरियंस अगर शेयर होगा तो, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं जो, हाँ, तो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का पैसा भला हो बचेगा। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी या उस पर ध्यान दे सकते हैं वो। जी देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप बिजनेस में अपने मग्न होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, जी तो इंसान सोचता है कि यार मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। जी वो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसको पंख लग जाते हैं। जी जी ठीक है, और वो उड़ने लगता है, ज़मीन को छोड़ देता है वो, जी और किसी भी तरह के लोगों को ट्रीट करने लग जाता है। उसको सिर्फ ये दिखता है कि मेरा यहाँ पर बेनिफिट है, जी। इतना बेनिफिट है, जिसको कहते हैं ना कच्चा लालच। हाँ, कच्चा लालच कभी नहीं करना चाहिए। मतलब आंखों में पर्दा गिर जाता है, हाँ ऐसा जी। लगता है कि बस। वो शुरुआत ऐसे हुई कि जी कुछ एक दो डीलर्स मेरे पास आए, ओके। और वो 2-3 बार आए मेरे ऑफिस। जी उन्होंने जो है रामप्रस्था ग्रीन में मुझसे फ्लैट मांगा, अच्छा और 2 फ्लैट मांगे उन्होंने। जी हमने उनको दिखाए, जी उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक पसंद आ गया, एक और सिमिलर फ्लैट 2 भाइयों को चाहिए अच्छा। जिनकी ज़मीन बिकी है, उनके पास पैसा रखा हुआ है, ओके। और ये डन हो जाएगा जी। अच्छा जी, अगर हमने पसंद कर लिया तो उनकी पसंद होगी। वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है भाई। जी तो साथ साथ उसके साथ ही उन्होंने एक प्रपोजल रखा मेरे सामने, जी एक एग्रीकल्चर लैंड का। अच्छा मैंने कहा भी उनको कि भाई मैं एग्रीकल्चर लैंड में डील नहीं करता, अच्छा बट फिर भी न जाने क्यों जी। एक मन हुआ। आपने सोचा कि जब डील कि तो ठीक सेम है। ही है कि ऐसे थी तो वैसे ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कोई में भी दिक्कत क्या नहीं है कि डिफरेंस है। कौन सा हम, भाई ऐसा नहीं है कि हम इलिटरेट हैं, जी पेपर तो हम देख ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई साहब, एक बंदा है जो दिल्ली में है, ओके उन्होंने वो ज़मीन ले रखी है, अच्छा एग्रीमेंट किया हुआ है, अच्छा और हमारे पास बायर है। अच्छा, और उनके पास सेलर भी है और बायर भी है। हाँ जी, वेरी गुड। हमारे पास बायर है। जी वो क्योंकि एडवोकेट है, हम नए डीलर हैं, हम उनसे बात कर नहीं सकते। तो अगर आपसे बात बनती हो तो आप कर लो। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि यार खाली डील ही तो करनी है, और क्या करना है। हाँ, दिन रात ये यही तो हम करते हैं। काम ये तो हम काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, लाओ नंबर दो। अच्छा मैंने उनके सामने उनको फ़ोन कर लिया, वेरी गुड। फ़ोन पे बात हो गई। हाँ जी, मैंने ज़मीन ले रखी है। अच्छा तो मैंने कहा भाई मुझे मिलना आपसे। अच्छा जी तो मैं उनसे मिलने चला गया, अच्छा मिल के आ गया, सब कुछ ओके था। वेरी गुड। उनके पास डॉक्यूमेंट भी थे, वो आदमी भी एग्जिस्ट कर रहा था। आपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए सारे। हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी नहीं कोई थी। परेशानी नहीं थी। अच्छा तो तो आगे बढ़ती है बात फिर। जी तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई मेरी मीटिंग हो गई है और इतने पैसे में बात हुई है, अच्छा अब आप लोग बताओ आपकी ओके। पार्टी कहाँ है, जी बुलाओ उसको। जी अब पार्टी जी, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, पार्टी से मुलाकात आपकी करा देंगे। अच्छा, तो हमारी मुलाकात मतलब बायर से मुलाकात अभी कराएंगे आप। हाँ। अच्छा, सेलर से आप मुलाकात, सेलर से मैंने सेलर का नंबर मुलाकात दे कर दिया, आप ली। मिल लिए। सेलर से मेरी मुलाकात हो गई। जी अब बायर से मिलना बाकी रह गया था। 2-3 दिन बाद जो है उनका मैनेजर, बायर का मैनेजर मुझसे मिलने के लिए वैशाली मेट्रो अच्छा, स्टेशन बायर ने आया। भी मैनेजर रखा हुआ था। हाँ जी। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था उन्होंने उस चीज़ अच्छा, का। मतलब सारे वो सेट किया किरदार हुआ। हाँ, फिक्स किए हुए थे कि आप भाई ये। मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर, या मैं कहता हूँ जिसको ज्ञान है वो प्रॉपर्टी नहीं, डीलर भी आपको तो उसमें। ऑलरेडी उस टाइम तक कितना एक्सपीरियंस था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस मुझे पूरा था उस कितना, समय मतलब भी। कितने इयर्स का अगर बोले अब तो? ये मैं 2015-16 की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मतलब यानी अगर 9 साल 2004 का। से आपने शुरू किया हाँ। तो 2016 तक 12 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस 12 था साल आपके का पास। ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, और मैंने कहा ना कि पंख लगे हुए थे उस समय पे। जी ठीक है, पैसा हाँ, रोज क्योंकि आप मार्केट के वैसे भी टॉप डीलर। पैसा रोज आ रहा था, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये छोटी डील लग रही थी मुझे, बहुत बड़ी डील लग नहीं रही थी। जी लेकिन फिर भी क्योंकि 50 लाख का मार्जिन मुझे उसमें नजर आ रहा था कि 50 लाख की कमाई है उसमें। अच्छा, एकदम से 50 लाख रुपए की। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना, उन्होंने यही बताया कि जी आप इतने का बताना, हमें इतने पैसे चाहिए। जी ठीक है, और आप इतने का बेशक बेच सकते हो। अंदाजा बता दो, चलो बाकी अंदाजा छोड़ो। हाँ। अंदाजा मतलब 24 बीघे जमीन थी वो, अच्छा जी जिसमें 5,000 रुपए के आसपास का पर बीघा का। अच्छा ठीक है, जी वो उन्होंने जो है ना रखने रखाने की बात की थी। अच्छा, 5,000 पर बीघा या पर गज? 5 लाख रुपए पर बीघा। अच्छा, 5 लाख रुपए पर बीघा। 5 लाख रुपए पर बीघा अच्छा जी ऊपर बेचनी थी वो। ओके। तो लगभग 1-1.25 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें 50% का मार्जिन था। अच्छा, तो मुझे लग रहा था भाई 50-60 लाख रुपया ये मिल बहुत रहा है, बढ़िया है। तो ठीक है, डील ही तो करवानी है, जी करना क्या है। तो हम आगे बढ़े। जी
वो मैनेजर से मुलाकात हुई मेट्रो स्टेशन पे, जी। उसने सब समझा दिया कि भाई साहब अच्छा। मैं उनसे कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके ये करना। मैंने कहा ठीक है भाई, मीटिंग कराओ। जी। तो हमारी मीटिंग गाजियाबाद में ही हुई। पहले वो हरिद्वार कह रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए हरिद्वार भी चले जाएंगे, जी। हरिद्वार कौन सा दूर है। जी। तो गाजियाबाद में ही पार्टी से मुलाकात हुई बायर से, वहाँ पे वो एग्री हो गए अच्छा। उसी रेट पे, 1-2 लाख रुपए का अच्छा, फर्क पड़ा मतलब था। वो खाली आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए थोड़ी सी नेगोशिएशन करी। हाँ जी, उन्होंने नेगोशिएट को जो किया और नेगोशिएशन हो गई। अच्छा। उन्होंने 10 लाख रुपया मुझे एडवांस भी दे तो दिया। आपको तो बहुत हाई फील हुआ होगा कि मैंने इतनी अच्छी नेगोशिएशन कर ली। हाँ, मुझे तो दिख रहा था सीधा, मेरा टारगेट दिख रहा था मुझे तो, क्योंकि मैंने एक शब्द बोला ना, कच्चा लालच। जी। वहां तक नहीं पता था कि ये कच्चा लालच है, अच्छा। वहां तो पक्का ही दिख रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे तो आपको लग रहा होगा कि मेरे में जो- इतने स्किल्स हैं। हाँ, वो तो खुशी हो रही थी कि भाई स्किल्स अच्छे हैं, तो डील हो गई। जी। तो 10 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दिया। वेरी गुड। वो 10 लाख रुपया 2-3 दिन मेरे पास पड़ा भी रहा। अच्छा। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये व्यक्ति तुम्हारे पैसे नहीं मारेगा, यानी ये आदमी ठीक है, वो रेकी कर चुके थे पहले। बहुत बढ़िया। वो पैसे लेकर के और अपने 54 लाख रुपए मिला के जी। मैंने आगे जाके एग्रीमेंट कर लिया। नहीं, 54 लाख रुपए क्यों मिलाया आपने? भाई क्योंकि उसको एग्रीमेंट ही करना था सीधा। अच्छा। अब उन्होंने 10 लाख रुपए टोकन अमाउंट दिया था। अच्छा, उन्होंने टोकन नंबर दिया, आपने आगे जाके पूरा अर्नेस्ट मनी बयाना दे दिया 10%। भाई मैं तो पैसा तभी लूंगा ना जब मेरे पास एग्रीमेंट होगा। हाँ। मेरा पैसा रिसीव कैसे करूंगा? जी। एग्रीमेंट से ही तो मैं एग्रीमेंट करूंगा ना। अच्छा। तो मैंने 54 लाख रुपया आपने अपना सेलर मिला को दे करके दिया और 10 लाख रुपए उनके मिला के 64 लाख 64 रुपए, लाख 6 रुपए करोड़ आपने- 40 लाख रुपए की डील मैंने कर ली उस समय पे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। जी। तो उसके बाद जब वो डील कर ली, तो 2 दिन के बाद जिन्होंने 10 लाख रुपए दिया था वो सब गायब हो गए, सबकी फ़ोन बंद हो गए। हूँ। तो मैं तो सेलर और बायर मैं ही हो गया ना, वो सेलर सामने, बायर मैं हूँ। अब मुझे तो प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तब जा करके मैंने वो प्रॉपर्टी देखी कि अच्छा, पहले प्रॉपर्टी आपने को देखी भी नहीं थी वो प्रॉपर्टी? नहीं अच्छा, खाली पेपर चेक किए और आपने? भाई जिसने 10 लाख रुपए दे दिया वो तो प्रॉपर्टी खरीदेगा ना। हाँ। मैं तो इसी कॉन्फिडेंस में था। तो 54 लाख रुपए मैंने अपने भी दे दिए। तब जाके मुझे ये पता चला कि जिस रेट में मैंने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया है वहाँ तो रेट ही आधा है। हाँ, मतलब अगर आप 6 करोड़ रुपए दे भी देते तभी आप 3 करोड़ के घाटे में थे। तब भी मैं 3 करोड़ रुपए के घाटे में था। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कि आप काम करते हुए किसी के चुंगल में फंस सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तो भाई अगर कौशिक जी इस किस्म का कोई एपिसोड जिस तरह हमारे साथ होने लगता है, तो मतलब कैसे हम बचें इससे? मतलब हमें कैसे पता लगे कि ये सामने वाला जो है स्कैम तो करने के लिए देखिए, हमारे पास है? आपको पता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आप अपना पैसा ना लगाएं। अच्छा। ऐसे केस में यदि आपको थोड़ा सा भी लगे जी। और प्रॉपर्टी बहुत दूर है आपसे और आपके जो सेगमेंट आप जिसमें काम कर रहे हैं जी। उसके डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा उससे बचें। मतलब अपना पैसा उसमें ना लगाएं। जिस प्रोडक्ट में हमारा एक्सपीरियंस है हम उसी में डील करें, उस इलाके में ज्यादातर डील करें जिसमें कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्योंकि आपको हर प्रॉपर्टी का पता होता है, जी। आपको हर फ्लैट का, प्लॉट का, सबका पता होता है। और नियर बाई कंसर्न अथॉरिटी जो होती है आप उससे चेक भी करा सकते हैं। हाँ, सही बात। तो इसलिए अपने एरिया को छोड़कर दूर ना जाएं। तो आपने वैशाली में अपने झंडे गाड़े, इंदिरापुरम, वसुंधरा, अब उसके बाद जो है आप ये सारा इलाका फतेह करके अब यमुना एक्सप्रेस वे में आपने जो है अपना जलवा बिखेरा हुआ है। तो मतलब अब वैशाली वगैरह में कुछ नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है कि वैशाली में कुछ नहीं बचा। मैंने उस पहले अभी जिक्र किया था आपसे कि रियल एस्टेट के अंदर अलग अलग तरह के सेगमेंट हैं, जिसमें फ्लैट्स भी है, फ्रेश बुकिंग भी है, प्लॉट्स का काम भी है। अब जब हमने यहाँ पर बिल्डरों को प्लॉट्स दिए हैं, अब उनको प्लॉट्स देने के बाद फिर उन्हीं के प्लॉटों में हम फ्लैट सेल करें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई अब हमें 5 काम 10 काम करने पड़ेंगे महीने में, तब जा कर के हमारा जो एक कहते हैं ना भाई, जो खर्चा आदमी पाल लेता है उस खर्चे को निभाने के लिए तो आपको उस सेगमेंट पे ही काम करना पड़ेगा जिसमें कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा आउटपुट मिले, जैसे आप कर रहे हैं। हम तो आपके चेले हैं, जो आप करोगे हम करेंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे का विचार इसलिए बना
जी। क्योंकि फ्यूचर यमुना एक्सप्रेसवे है। अच्छा। ये तो टोटली अब ऑक्यूपाइड हो ही चुका है। हाँ। वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, आप जी। रीसेल के अलावा यहाँ कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और अब जितने कुछ प्लॉट बचे हुए हैं जी। उनको आप सेल कर लोगे। जी। और वो भी ये नहीं कि सभी, क्योंकि डीलर्स की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हाँ। है ना। तो जी। कितने लोग प्लॉट्स बेचेंगे। हम्म। तो आखिरकार घूम करके हमें रीसेल पे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। रीसेल को अप्रोच करना, अब आज की डेट में जो है ना, सभी पोर्टल के भरोसे बैठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वही डील आपके पास होती है, वही 10 डीलरों के पास होती है। तो सभी उस डील को दिखाते हैं। तो वो मज़ेदारी वाली बात मुझे लगी नहीं, क्योंकि रोज रोज चिक चिक इसने दिखाया उसने दिखाया, उनके फैसले करते कराते, है ना। और आप तो डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और मैं कह रहा हूँ उनके फैसले करते कराते जी जी। ये 10 साल यहाँ पर गुजर गए। जी जी जी। और 2004 से और 24 लगभग 20 साल वैशाली इंदिरापुरम में काम कर लिया है। ठीक है। तो अब यही सेगमेंट जो प्लॉट वाला, मुझे मज़ा आया कि भाई प्लॉट बेचो, जी। रीसेल करो वहाँ पे, जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वो बेचो। जी। और जो बड़े बिल्डर्स यानी कि जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गौड़ का प्रोजेक्ट हो गया, एएसआई और इसका एटीएस का प्रोजेक्ट हो गया, अच्छा, है ना, 2-3 प्रोजेक्ट यहाँ बड़े हैं ये, उनमें आप रीसेल कर सकते हो। या फ्रेश बुकिंग, इन्हीं की फ्रेश बुकिंग आप करना चाहो तो वो भी ऑप्शंस हैं वहाँ। तो जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे में आप जिस तरह काम कर रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे में आपको क्या लगता है, जैसा कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि अभी तक जितना इंक्रीमेंट आना था आ गया, या अब तो ऑलरेडी एयरपोर्ट इन प्लेस है, तो अब और क्या हम तेजी देख सकते हैं आने वाले टाइम में इसमें? देखिए शर्मा जी, आजकल जो है ना, हर व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में है, एकदम क्विक आउटपुट चाहता है ना। आप इन्वेस्टर को ले लीजिए, आप आज की डेट में हमारे पास, आपके पास इन्वेस्टर्स भी इस तरह के आते हैं कि हमें आज हम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो आप 2 महीने में क्या दिला दोगे। मतलब यहाँ से आलू डाल के वहाँ से सोना निकाल। हाँ, वो चीज़ें नहीं होती कभी भी रियल एस्टेट में। जब मार्केट लगातार चल रही होती है, लगातार बढ़ रही होती है, ग्रोइंग स्टेज पे होती है, तब आप लगाओगे तो साथ साथ आप 5 से 7% निकाल सकते हो उसमें से। अच्छा। और कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए, अगर इन्वेस्टर आप हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 6 महीने में आप मान के चलिए कि जो वहाँ रेवेन्यू आप खर्च करेंगे, 5-6 महीने में आपका वो पूरा हो जाता है। अच्छा। और अगले आने वाले जो भी टाइम होगा, तो अकॉर्डिंगली आप पर ईयर उसका 10% और 12% का अप्रिसिएशन आप मान सकते हैं। ये नॉर्मल है। और यदि कोई एमिनिटीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ और फैसिलिटीज़ दी हैं, तो अकॉर्डिंगली वो और ग्रोथ कर जाती है। तो जहाँ तक यमुना का सवाल है, यमुना अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे पे अब नवंबर-दिसंबर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ ये, कि नवंबर-दिसंबर के बाद जो आज रेट है, आज रेट वहाँ टेंटेटिवली 65,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है अथॉरिटी के प्लॉट्स का। और ये 300 मीटर प्लस का है जी। इससे छोटे प्लॉट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे जी। 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर और 200 मीटर। ओके। इनका लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए का रेट है। अच्छा, छोटे प्लॉट का रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है जी। तो नवंबर-दिसंबर के बाद, जहाँ तक मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, जी। कि रेगुलर वहाँ रेट बढ़ना है। अच्छा। वहाँ रेट नहीं रुकेगा। और टेंटेटिवली 2 से 2.5 साल में जी। 1 लाख रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए से लेके और 1.25-2 लाख रुपए तक का रेट जाएगा। ये आप बड़े प्लॉट का बता रहे हैं? ये हाँ, 300 मीटर प्लस का, मतलब जो आज 60,000 रुपए का रेट है, जो आज 65,000 से 80,000 का रेट है जी, वो 1.25 लाख से लेके 1.25-2 लाख रुपए तक का रेट जाएगा। कब तक का? मैक्सिमम 2.5 साल। मैक्सिमम 2.5 साल में। तो अगर इन्वेस्टर्स आज पैसा लगाएं जी, तो 2 से 2.5 साल का वेट उनको करना पड़ेगा। अच्छा, 2 से 2.5 साल में तकरीबन आपकी रकम डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो जैसे कि एक एयरपोर्ट जो है वो गुड़गांव के साथ में है, और एक एयरपोर्ट जो है अब यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में है, तो अब क्या कंपैरिजन आप देखते हो गुड़गांव के बीच में और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में? देखिए, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि ये आने वाला गुड़गांव है। अच्छा जी। जो हाल गुड़गांव में हुआ था, जी,
वही हाल यमुना एक्सप्रेसवे पे होने वाला है। अच्छा और ये भी मैं आज आपको कहता हूँ, जी आज आप नोट कर लीजिए कि 30 to 40% पॉपुलेशन ऑफ गुड़गांव जी। यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने वाला है जी वो शायद आपने देखा होगा या मास्टर प्लान में आपने देखा होगा जी। उसको, वहाँ के मुकाबले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाँ, अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो जिस तरह लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलते हैं कि और- गुड़गांव का अच्छा नहीं है। हाँ जी, तो उसके कारण भी लोग, क्योंकि गुड़गांव में पिछले 15-20 साल से लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना जी। कहीं दिक्कतें उनको हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ जो हब बनने वाला है, इंडस्ट्री हब जो बनेगा, जी जी जी। तो बहुत से लोग वहाँ से यहाँ मूव करेंगे ही करेंगे। अच्छा। कुछ की मजबूरी होगी करना, कुछ हम्म, अपनी तरफ से करेंगे, अपने सोच से करेंगे। जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाला गुड़गांव यही है। अच्छा, देखिए वहाँ फिल्म सिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है जिसमें 8-9 सेक्टर्स हैं। अभी वीवो का प्रोजेक्ट वहाँ लग चुका है, वेरी गुड। बिकानो लग चुका है, एक जापानीज़ कंपनी आईवेरी करके उसका करीब 25-30 एकड़ में उसका प्रोजेक्ट लग चुका है। मतलब अभी हाल फिलहाल आज की डेट में भी 35-40 कंपनीज वहाँ पे ऑपरेशनल हैं अच्छा इंडस्ट्री एरिया में। जी और रेजिडेंशियल में जहाँ तक बात करें, सेक्टर 18 में कंप्लीशन भी बन रहे हैं, लोग अपने घर भी बना रहे हैं जी। फ्यूचर में रहने के लिए। अच्छा 20 में कंप्लीशन स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। उसके बीच में सेक्टर 19 पड़ता है, गौड़ यमुना सिटी। उसमें भाई किसी का कम बजट है जी। तो छोटे प्लॉट 78 स्क्वायर यार्ड से लेके अच्छा। या प्राइवेट बिल्डर के स्क्वायर यार्ड में है और अथॉरिटी के मीटर में है। ओके। 78 गज, 105 गज, 124 गज, 144 गज, मतलब अप टू 260 गज तक के प्लॉट गॉड ने दिए हैं, जिनका आज की डेट में जो रेट है वो 1 लाख से लेके और 1,10,000 रुपये तक का रेट है पर गज जी। तो वहाँ जो ऑक्यूपेंसी है अभी 60% लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, खाली नहीं है वो। अच्छा। वो जैसे आपकी रामप्रस्था ग्रीन है, ऐसे ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप है वो, वेरी गुड। जिसमें हाई राइज भी बना है, 17 टावर बनी हुई है और बाकी प्लॉट्स हैं। वहाँ एक आर्टिफिशियल झील भी है अच्छा जो 12 एकड़ में बनी हुई है। जी जी जी। एक वहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, हाँ अंदर ही। वेरी गुड। टोटल वो 250 एकड़ की टाउनशिप है। जी ऐसे ही एस ने लॉन्च किया अभी 100 एकड़ की, 110 एकड़ की, ATS की 100 एकड़ की है। जी। एक मुंबई वालों की कंपनी है ग्रीन बे, एक ग्रीन बे के नाम से है, 100 एकड़ में वो है। तो वहाँ इनमें से अगर आप रैंकिंग करते हो तो आपके फेवरेट कौन कौन सी टाउनशिप्स हैं इसमें? देखिए, जिसको बाद में जाके रहना है जी कि भाई 2-4 साल बाद, 5 साल बाद चला जाए, जी। तो वो जो अभी लॉन्च हुई हैं उनमें जाए, अच्छा। अप्रिसिएशन भी मिलेगा और एमिनिटीज़ अच्छी मिलेंगी। अच्छा। जो तो पहले आज के जमाने के हिसाब से जो आज के ज़माने के हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और जो पुरानी है 2014-15 की, वो उसके हिसाब से ठीक है, उनको जैसे develop किया फैशन चेंज होता है वैसे जाएगा। वैसे ही अपना मतलब real रहन सहन भी fashion चेंज होता है लोगों का। जी। जी। तो और अगर कोई लोग चाहते हैं कि आज के दिन में ही शिफ्ट करना है या आज के दिन में ही रहना शुरू कर दें? तो गॉड में जाए, अच्छा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बढ़िया है, सस्ता है और अच्छा है। और जिसको उसमें भाषा में कहते हैं ना, माम भाषा में, सस्ता सुंदर टिकाऊ, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा। और अगर किसी को अगर प्रीमियम सेगमेंट में जाना हो तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? तो फिर अभी प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए वो परी चौक से पहले रहे, अच्छा। क्योंकि वहाँ आपको लैंड तो मिल जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे पे, बट वो जो आप लग्जरियस कह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। वो तब होगा जब वो डेवलप हो जाएगा, और टोटल डेवलप होने में 5 से 10 साल अभी लगेंगे। तो जैसे कि अभी कुछ वहाँ पे कच्ची कॉलोनी टाइप की चीज़ें हैं, तो और कुछ लैंड जो यमुना अथॉरिटी के साथ में पड़ती है, और कुछ जो है वो हरियाणा में पड़ती है, कुछ यूपी में पड़ती है। तो ये जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, इनका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, मैंने आज तक ना तो कभी कच्ची कॉलोनियों में काम किया है और ना मैं कभी करना चाहूँगा। कारण इसका ये है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाइड हैं, अच्छा। लेकिन
कुछ साठगांठ करके जी कॉलोनाइज़र जी उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। 2 साल बाद, 4 साल बाद वहाँ घर भी बनने लगते हैं। फिर वहाँ पर सरकारी बुलडोजर आ जाते हैं। ये 80% कॉलोनीज के साथ है। 20% ऐसे हैं जो सारे पैमाने अपने पूरे करते हैं जी और उसमें आगे बढ़ करके लोगों को घर दे सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब तक सरकार की नज़र नहीं पड़ती तब तक वो बन के तैयार हो जाती हैं। और हमारे देश के अंदर घरों को गिराना सरकार अच्छा नहीं मानती है, इसलिए वो बच जाते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके काम हो जाते ये हैं। चोरी और चोरी चुपके चुपके वाला काम। अच्छा, तो जनरली आप जो लोग इस तरफ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको आप जिस तरह कोई इकोनॉमिकल ऑप्शंस देख रहा होता है तभी वो लोग जो हैं कच्ची कॉलोनी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे क्या इकोनॉमिकल ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसमें कि उसको पूरा ऑथराइज्ड चीज़ भी मिले और उसको पैसे भी जो हैं उसके कम लगें? जो अभी कच्ची कॉलोनी की आप बात कर रहे थे, तो कुछ ज़मीन जो है जो अथॉरिटी से छूट जाती है, जी, गाँव से लगी हुई आबादी वाली लैंड। आबादी वाली जो लैंड होती है, लाल डोरा जिसे कहते थे हम पुराने जी 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 टाइम में, जी उसमें जो घर बनाए जाते हैं जी। उनमें आप ले सकते हो। वो शायद बचे हुए होते हैं, अच्छा वो सस्ता होता है, जी। वो एक इकोनॉमिकली आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा, तो अब जिस तरह यमुना एक्सप्रेसवे में जो भी कॉलोनीज अब सेट हो रही हैं, जो जैसे गौर की बताई आपने या और अच्छे बिल्डर्स की, या तो उनमें से अभी तक कौन सी ऐसी जगह है जिनमें कि मार्केट्स भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो बेसिक चीज़ें हैं और वो आराम से मिल जाए? एक गौड़ ही ऐसी टाउनशिप है अच्छा, जिसके अंदर हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी सब कुछ है। ओके उसमें कमर्शियल भी है, जी। एक गलेरिया नाम से, गौड़ गलेरिया, जी जी, एक लॉर्ड कृष्णा मार्ट, वेरी गुड। 2 कमर्शियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है ना स्टार्ट है, अभी ऑपरेशनल है। ओके। उसके अलावा 3 मॉल बन रहे हैं बाहर, अभी वो भी 1 से 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके अलावा गौड़ का इंटरनेशनल स्कूल जो गौड़ टाउनशिप, जैसे आपने यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में दिया है वैसे ही वहाँ पे उस टाउनशिप में दिया है। अच्छा, वो 12th तक का स्कूल है, वो आप इजीली अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। बहुत बढ़िया। तो कौशिक जी, जिस तरह लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे और हम तो चाहते हैं कि डीलर्स का भी फायदा हो, कुछ डीलर्स भी आपसे संपर्क करना चाहते होंगे क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे में काफ़ी लोग डील करना चाहते हैं लेकिन कोई भी रिलायबल पार्टनर उनको नहीं मिलता। हाँ, होना तो- चाहिए। देखो, ये रियल एस्टेट के अंदर ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जी आपस में अगर फेथ नहीं होगा जी तो फिर आगे काम नहीं बढ़ सकता। जी और जिस एरिया में आप 20 साल 22 साल काम करने के बाद किसी दूसरे एरिया में जाते हो, जी तो एक तरह से ये मानिए कि वहाँ के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, उनके लिए आप फेथ हो, बिल्कुल उनके लिए आप ट्रस्ट हो, जी, तो उसको आपको बिल्ड करके रखना है। बहुत तो बढ़िया। आप नंबर दे सकते हो। तो आपका जितेंद्र कौशिक जी का नंबर हमने जो है अभी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो जो भी लोग यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ प्लॉट्स में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है जितेंद्र कौशिक जी से आप संपर्क करें तो आपका भरपूर फ़ायदा होगा। जितेंद्र जी, इसके अलावा बताएं कि जिस तरह यमुना अथॉरिटी में हम कभी कोई रीसेल का कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे कई किस्म की डील्स आती हैं। तो जैसे कि कोई किसान कोटे वाले होते हैं, कोई कुछ होते हैं जिनका कि नक्शा जो है अभी आ गया होता है, किसी का नक्शा नहीं आया होता है। तो किस किस किस्म की डील्स हैं जो, और उनके लिए कैसे कैसे प्रोसीड करना होता है? देखिए, अथॉरिटी में आपको 2 ही प्रकार के प्लॉट मिलेंगे, जी एक किसान कोटा जी। और एक जनरल। अच्छा जनरल, पहले हम किसान कोटा को ले लेते हैं। जी किसान कोटा के प्लॉट वो प्लॉट होते हैं जी। जो किसान वहाँ पर जिनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है और जिसको एक्वायर किया जाता है, जी। जितना उसकी ज़मीन होगी उसको उतने % एक प्लॉट अच्छा आगे जीवन जीने के लिए, रहने के लिए
उसको दे दिया जाता है। तो जनरली ये रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं, कमर्शियल होते हैं, कैसे होते ये हैं? मिक्स लैंड यूज होता है। अच्छा जी। जो किसान कोटे का प्लॉट है वो मिक्स लैंड यूज होता है। अच्छा, इसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी कर सकते हैं? रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही आप इसमें कर सकते हो। अच्छा और जी। जहाँ जहाँ पर अथॉरिटी ने डेवलपमेंट यानी कि जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, बिजली, सीवर पाइपलाइन जहाँ दे दी है वहाँ पर डिमार्केशन करके इनको अलॉटमेंट दे दी जाती है। अच्छा और रजिस्ट्री कर दी जाती है जी। कुछ एरिया, कुछ गांव की ज़मीनें ऐसी भी हैं जी जो किसान कोटा के प्लॉट हैं जिनमें अभी तक जब से अलॉटमेंट दी, जब से एक्वायर किया है, अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अच्छा तो वहाँ पर आपको इनकी रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। अच्छा अगर किसान कोटा में आप जाते हैं जी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जहाँ डेवलप जो जिसका डिमार्केशन हो चुका है, अच्छा। वही प्लॉट आप लें। तो जनरली पहले डिमार्केशन होती है या पहले रजिस्ट्री होती है, कैसे? देखिए process रहता है? पहले रोड डेवलप की जाती है, सीवर डाले जाते हैं हम्म। और इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया जाता है, साथ साथ डिमार्केशन होती है। अच्छा डिमार्केशन होने के बाद फिर उसको नोटिस दिया जाता है किसान को रजिस्ट्री के लिए अच्छा। कि आप अपनी आके रजिस्ट्री कराएं। वेरी गुड। ये प्रोसीजर होता तो जिस तरह कुछ लोग जिस तरह ऐसे लेते हैं कि अलॉटमेंट लेटर है किसान के पास, लेकिन अभी तक उसका जो प्लॉट का नंबर नहीं आया है, ठीक है। कुछ में प्लॉट का नंबर आया होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि वो नक्शे में कहाँ पे होगा। है। जब वही मैंने बताया आपको, जी दूसरा जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है जी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है, अच्छा उस केस में जब अथॉरिटी एक्वायर करती है जी। ज़मीन को, उसके साथ साथ ही अलॉटमेंट लेटर दे दी जाते हैं। अच्छा अलॉटमेंट लेटर आ गया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तब डिमार्केशन करके तब उनकी रजिस्ट्री होगी। अच्छा। तो जनरली जो किसान कोटे वाले प्लॉट हैं और एक जनरल कोटे वाले प्लॉट हैं, तो क्या इनका दूसरा मैं जनरल की बात कर रहा था, मतलब एक सेगमेंट है गया किसान कोटा, दूसरा हो गया जनरल। जी। जनरल प्लॉट वही होते हैं जिसमें जो ड्रॉ के द्वारा आम पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, जी 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 जी। जिनकी अलॉटमेंट हो चुकी होती है। वहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं, जहाँ रोड डेवलप हो गई है, सीवर डल गए हैं, बिजली के कनेक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं, डिमार्केशन होकर के वहाँ पर रजिस्ट्री करी जाती है। तो जनरली जो किसान कोटे वाले प्लॉट सस्ते मिलते हैं या जनरल कोटे वाले सस्ते मिल जाते हैं? क्योंकि किसान कोटे वाले सस्ते मिलते हैं, उसका रीज़न ये है कि किसान कोटे वाले जिस भी गांव की ज़मीन एक्वायर की गई है जी, और जिस गांव के वो किसान हैं, उस गांव के से लगे हुए ही प्लॉट होते हैं वो। हाँ वो उन प्लॉट्स में नहीं होते अच्छा जो जनरल अलॉटमेंट होती है, ओके उनसे अलग होते हैं। अच्छा तो गांव के बाहर जो रोड जाती है जी जी उसके साथ लगे हुए होते हैं, अच्छा। इसलिए किसान कोटे का प्लॉट आपको सस्ता मिलेगा, जनरल प्लॉट आपको महंगा मिलेगा। तो जो लोकेशन वाइज किसान कोटे वाले एज एट पार ही होते हैं या उससे बेटर या इंफीरियर होते हैं? नहीं, रेट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं लोकेशन वाइज पूछ रहा हूँ। लोकेशन देखो, कुछ गांव की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर चौड़ी रोड है, अच्छा कुछ गांव की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर 60 मीटर से या 40-45 मीटर से नीचे रोड है। जी। तो जो रोड पे होगा, मेन रोड पे अच्छी मतलब अप्रोच होगी, जितनी बड़ी रोड होगी उतना बड़ा रेट होगा। जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अप्रोच अच्छी होगी, तो वहाँ पर रेट अच्छा होगा। जनरली जो रेट है जी वो 45,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लेके अच्छा और 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक का रेट है बहुत यमुना एक्सप्रेसवे पे किसान कोटे का। अच्छा। और जनरल का आपने जनरल का रेट है 60,000 65,000 से लेके और 80,000 रुपये तक का आज। तो जनरली कभी भी आपसे संपर्क करें तो मतलब दोनों किस्म के प्लॉट अवेलेबल होंगे। जितेंद्र जी, आपने ब्रोकिंग का काम किया, आपने इसके अलावा ट्रेडिंग करा और आपने कंस्ट्रक्शन भी करा, तो ब्रोकिंग से आप ट्रेडिंग पे कैसे आए और ट्रेडिंग से कंस्ट्रक्शन पे कैसे आए? देखिए, जब आदमी एक बिना डिग्री के कोई प्रोफेशन में जाता है ना, जी तो उससे एक प्रोफेशन से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी लाइन होती हैं, उसको कभी भी खुद पता नहीं चल पाता कि वो किस ट्रैक से हटके किस ट्रैक पे चला गया और वापस किस ट्रैक पे आ गया। ये तो एक हमारे बिजनेस के पार्ट है। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम जो है 2008, 9, 10 3 साल मैंने कंस्ट्रक्शन काम किया था एज ए बिल्डर। अच्छा आप जानते ही हो, प्रताप विहार एक जगह है जी 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 गाजियाबाद में, जी वहाँ 50-50 मीटर के 2 प्लॉट मैंने बनाए थे। अच्छा एक 83 मीटर का मैंने प्लॉट बनाया था।
उसके बाद 2010 में लास्ट वहाँ से रजिस्ट्री हुई थी। जी। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया था। अच्छा। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था जो अभी गौड़ यमुना सिटी में और यमुना एक्सप्रेस वे मैंने स्टार्ट किया है दोबारा से। जी। जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वहाँ पे, किसी किसी का 300 मीटर का है, किसी का 500 मीटर का है, किसी के छोटे प्लॉट्स भी हैं। जी जी तो अब लोग अपना घर बनवाने के लिए फिर से मुझे अप्रोच करने लगे हैं। वेरी गुड। अभी मेरी 2 कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, ओके। एक 130 गज की और एक 105 गज की, जिसमें मात्र मैं कंप्लीशन बना रहा हूँ। अच्छा। जो एक मैंडेटरी होता है प्लॉट लेने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जी। ठीक है, तब आपको उसमें एक मिनिमम कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। अच्छा। अदरवाइज अथॉरिटी की तरफ से फिर पेनल्टी लगती है। ओके। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए जिन लोगों को नहीं रहना है अभी, वो कंप्लीशन का काम करवा रहे हैं। अच्छा। तो वो काम भी मैंने अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो एक तो क्या बेसिक्स प्रैक्टिस करने चाहिए ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग अपनी लाइन में, जी। देखिए बेसिक्स तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि भाई उस एरिया के बारे में जाने। अगर आप प्लॉट्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं जी। एज ए या इन्वेस्टर, प्लॉट्स ट्रेडिंग है या फिर कोई फ्लैट्स को ट्रेड करते हैं। हाँ ठीक है, तो वही उस सेम कैटेगरी में आ गया जी कि भाई प्लॉट लेके बेचना जी या फ्लैट लेके बेचना, जी है ना। वो तो आप जो है उस एरिया में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर फ्लैट्स की बात करें तो जी उस एरिया में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो जहाँ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है। जी और एक खाली जगह यानी कि जो जहाँ पर ऑक्यूपेंसी कम है, जी। वहाँ पर लोग कम अप्रोच करेंगे अच्छा। अदर देन उसके। तो जो फ्लैट्स की ट्रेडिंग है वो आपको फुल फ्लैट्स जहाँ ऑक्यूपाइड एरियाज है वहाँ करनी चाहिए। और जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग है जहाँ रेगुलर मार्केट आपकी चल रही है, इन्वेस्टर्स आपके पास अच्छे हैं, और उसके साथ साथ एंड यूज़र पे भी अप्रोच आपकी है, जिनको आप समझा सकते हो कि भाई 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद आप यहाँ अपना मकान बना के रह सकते हो। जी। तो साथ साथ साइमल्टेनियसली आप उनके साथ अप्रोच करके वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो। और खुद भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है जी। तो आप अपने 1-2 चीज़ें अपनी उठा के रखिए, जिसका एग्रीमेंट करके रखिए। समय आने पर उसको अच्छे प्रॉफिट में आप बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा रहता है या ट्रेडिंग में ज़्यादा फायदा रहता है रियल एस्टेट में? देखिए ट्रेडिंग तो रेगुलर हो गया कि भाई ट्रेडिंग हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसको हमने बिल्टअप किया, उसको फ्लैट वाइज या फ्लोर वाइज करके बेच दिया। एक प्रोफेशन वो अलग सेगमेंट हो गया, उसे एज ए बिल्डर मान लीजिए आप, वो बिल्डर बन जाता है। और ट्रेडिंग आप ये है कि भाई ट्रेडिंग तो आप उसके फ्लैट भी लेकर के बेच सकते हो। हाँ, उसी ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह जो लोग जो है कि जब इनिशियल फ्लैट स्टेज में प्रोजेक्ट होता है तो आप उनके फ्लैट्स 2, 3, 4 फ्लैट आप उठा लीजिए, उसको जब वो कंप्लीशन पे आएगा तब आप उसको सेल कर दीजिए। अब जिस तरह लोग जो पुराने फ्लैट लेके रिनोवेट करके बेचते हैं भाई या बिना हमारे renovate जैसे किए लोगों होते के लिए जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, जी। है ना, बिल्डर की बात नहीं कर रहा, जो रियल एस्टेट एजेंट है उनको जरूर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी का हिसाब किताब ठीक है जी तो उसको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लंबी नहीं होती, ये 2-3 महीने 4 महीने की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा। इसमें अच्छी प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो जनरली क्या टारगेट रखना चाहिए कि अगर एक आदमी मान लिया कि 1 करोड़ रुपया अपना ट्रेडिंग में लगा रहा है, तो कितना रिटर्न वो बना सकता है पर मंथ, अगर एवरेज मान के चलो? देखिए डिपेंड करता है कि आप रेगुलर आपकी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेगुलर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली 1 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 लाख से 15 लाख रुपए आप उसमें निकाल सकते हो हर महीने। अगर आपका एक महीने में हर महीने सेल हो जाता है तो डेफिनेटली आप हर महीने निकालोगे। और अगर आपका हर महीने नहीं सेल हो रहा है, आपका 2 महीने में हो रहा है, तो वो प्रॉफिट तो, क्योंकि पैसा तो आपके पास उतना ही है ना। अगर मतलब अच्छी मार्केट नॉलेज है तो ट्रेडिंग करना फायदेमंद होता है। अच्छा। भाई सेफ गेम है वो, ओके। सेफ गेम है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे हमें सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए? वो आप जिस एरिया में बैठे होते हैं आपको पता होता है कि वो मार्केट रेट से कम है, ज़्यादा है, एट पार है, आपको पता होता है। रियल एस्टेट में काम करते हुए जिसको टाइम हो जाता है तो उसको तो हर चीज़ का ज्ञान होता है। इसके अलावा कुछ लोग जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट नहीं हैं और
वो ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या वे आउट है, क्या रास्ता होना चाहिए कि वो भी ट्रेडिंग करके ऐसे कमाई लोगों कर को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वहाँ एक ट्रस्टफुली रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएं, ओके, उसी को अपना बनाएं, रेगुलर उसी के साथ काम करें, ताकि 2 पैसे का भला हमारे रियल एस्टेट एजेंट का हो और अच्छे पैसे वो उसको कमा के दे। क्योंकि खुद अगर अननोन जगह पर कोई इन्वेस्टर जाएगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए रियल एस्टेट एजेंट को पकड़े, उसी पर विश्वास बनाए, उस विश्वास को आगे बढ़ाए। और कंस्ट्रक्शन में जैसे एक तो पूरा टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ जो है इंटीरियर्स करते हैं, कुछ जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद सौदा क्या है? देखिए, सब अपनी जगह अलग अलग होते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन जो करेगा उसके अंदर सिविल वर्क होता है जी। सिविल वर्क में आपका नीचे फाउंडेशन से लेके और स्ट्रक्चर ऊपर का लेंटर जब डल जाता है, ममटी बन जाती है, तब तक स्ट्रक्चर का काम होता है जी। वो एक अलग सेगमेंट होता है। उसके ऊपर फिनिशिंग होती है। अब आज की डेट में सब कुछ पता है, सभी को पता है क्या चीज़ क्या रेट आती है। तो ईमानदारी से अगर काम किया जाए और ईमानदारी से किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसमें भी आप अच्छे पैसे कमा लेते। तो बहुत वैल्यूबल बात आपने बताई। इसके अलावा आप जो लोग मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सक्सेस टिप्स देना चाहोगे? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो जितना समय आपने काम किया है जी, वो जो जितने कस्टमर्स को आपने डील दी हैं या जिनकी डील्स आपने बेची हैं जी, उन सभी को संजो के रखें। वही अपनी पूंजी है। वो आपकी पूंजी होती है। हर महीने बिना कुछ किए उनमें से एक दो लोग आपके पास जरूर आते हैं। बहुत बढ़िया। उन पे फोकस आपका रहना चाहिए जी। और साथ साथ आप अपना नया जो प्रयास है उसको मार्केट में बनाए रखें। बहुत बढ़िया। ये छोटी सी बात है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत जी। तो कौशिक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आप आए, तो मैं दिल से आपका धन्यवादी हूँ। और जितने भी आपने टिप्स दिए हैं, जितना आपने ज्ञान दिया है, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए बहुमूल्य है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक तो बिज़नेस का फ़ायदा होगा और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो वंस अगेन बोलते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच। और थैंक यू। मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी कभी आप समय निकालें और हम कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं और उसके लिए हमें देखिए शर्मा जी, गाइडेंस ही नहीं, मुझे भी आपसे कुछ मिलता है, आपको भी मुझसे कुछ मिलता है। तो अगर हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा और सुनने वालों का भी फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया। उसमें हम तो ये चाहते हैं कि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सुने और जो अपने बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं करते हैं जी, उनको एप्लीकेबल करें और आगे बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने शुरू से 5,000 रुपये से, आपने पूछा था कि 5,000 रुपये से शुरुआत की थी जी, तो आज उस मकाम पे पहुँचे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम दूसरों को भी बताएं कि 5,000 से 5 लाख कैसे बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रियलिटी पंडित में आज हमारी मुलाकात हुई थी जितेंद्र कौशिक जी से और इसके विषय में अगर कुछ और भी प्रश्न हो वो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में सब लोग बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि रियल एस्टेट के बिज़नेस की वृद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। Khulasa, revealing the facts.